नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में और कुछ उदाहरण देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो पहले इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो द्विघात समीकरण क्या है, कहाँ से आया, मानांक रूप इसका क्या है, बेसिक इसके बारे में सीखेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे उसको कहाँ पे हल होता है, फिर मैथ्स के हमारे दैनिक व्यवहार में कैसे हल होता है उसके उदाहरण लेके देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ उदाहरण देखेंगे वो भी। तो द्विघात समीकरण आए यानी कि इसकी बेसिक की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो मुझे बहुपद याद है। बहुपद, तो बहुपद में हमने क्या सीखा था, तो बहुपद यानी कि चर प्लस अचर से बना हो। यानी कि हमने बहुपद में देखा था कि बहुपद कैसे बनाया, चर और अचर। चर यानी कि ए टू जेड संख्या हो सकती है और अचर यानी कि सिर्फ नंबर होते हैं। तो द्विघात समीकरण, द्विघात यानी कि घात की बात हो रही है। तो बहुपद में हमने क्या सीखा था, बहुपद के प्रकार हमने देखे थे। तो चर के हिसाब से दिखा था, तो सुरेख चर यानी कि एक चर जिसमें हो उस बहुपद को सुरेख चर कहते हैं। फिर द्विचर बहुपद देखा था, त्रिचर बहुपद देखा था। ऐसे बहुपद के प्रकार में देखा था। फिर हमने घातों के हिसाब से भी बात की थी स्टैंडर्ड 9 में। तो घात के हिसाब से एक ही चर वाले, तो एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद यानी कि उसको हम बोलते हैं सुरेख बहुपद। उसके बाद हमने द्विघात बहुपद भी देखा था जिसके में दो घात हो। अब द्विघात बहुपद की बात हो रही है, तो पहले अब यहाँ पे ध्यान से देखो, समीकरण की बात हो रही और ये हमने बहुपद की बात की। तो बहुपद और समीकरण में फर्क क्या है, मैंने सिखाया था 8वें के चैप्टर नंबर 2 में। तो बहुपद के अंत में जीरो लिखे, यानी कि जो एक घात बहुपद ले लेते कोई भी एक, -9x ऐसा भी हो सकता है, 9x + 5 भी हो सकता है। तो उसका हमने मानांक रूप क्या देखा था, तो ax + b। तो बहुपद के अंत में इक्वल टू 0 रख दे, यानी कि ये 9x + 5 = 0। तो ये हो गया एक घात बहुपद की जगह एक घात, हम क्या बोलेंगे, एक घात समीकरण, यानी कि सुरेख समीकरण, सुरेख समीकरण, सुरेख समीकरण। तो ये हो गया हमारा ax + b = 0। तो सुरेख समीकरण का मानांक रूप। उसी तरह द्विघात बहुपद में हमने उदाहरण कौन से देखे थे, तो 5x² + 2x + 1। तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद। अब इसके अंत में मैंने 0 रख दिया, तो ये हो गया जाएगा द्विघात, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो उसी का स्टैंडर्ड रूप यानी कि मानांक रूप, एक मार्क में भी आ सकता है। तो द्विघात समीकरण का मानांक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0, जहां पे a b c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। x तो चर है, x की जगह y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, चर है यानी कि। और a ≠ 0 होना चाहिए। तो हमें क्या याद रखना है, पूरे चैप्टर में द्विघात समीकरण कौन सा होता है, उसका मानांक रूप ax² + bx + c। अब कुछ उदाहरण देखेंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कैसे उसका प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण लेते हैं द्विघात समीकरण के। 5x² - 9x + 3 = 0। तो ये क्या है, तो यहाँ पे ax², तो द्विघात समीकरण का मानांक रूप क्या था, मानांक रूप आपको एक मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मानांक रूप या स्टैंडर्ड रूप। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप हमने क्या लिखा आगे के वीडियो में, सॉरी आगे के प्रश्न, आगे में हमने क्या लिखा, ax² + bx + c, जहाँ पे a b c वास्तविक संख्या हो सकती है। और क्या बोला था, a ≠ 0 होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप हमें पता है, तो ये ऐसा ही है। फिर 5x³ + 9x² + 3,
इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात 3 है। तो बहुपद में या समीकरण में घात तो महत्तम दी जाती है, तो महत्तम घात तो 3 है, तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अब बात करें -6x प्लस 8x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लिया मानो क्या। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं चेक करते हैं। तो पहले तो आरोही क्रम में लिख देते क्योंकि ये क्रम बराबर नहीं। तो 8x² आगे चला गया, -6x बीच में चला गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो घात 2 है, ax जैसा लिख रहा है, ax² bx प्लस c, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश के अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों के प्रयुक्त होते हैं। आइए उससे कोई कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कैसे हमारे। उदाहरण 1, निम्न स्थितियों का गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसको हल करना नहीं है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। आजकल का तो मोबाइल का युग हो गया और आप लोग क्या करते हैं? पबजी खेलते हैं, फिर फ्री फायर खेलते हैं। कंचे खेलने का टाइम भी अलग था। तो कंचे के बारे में बात हो रही है। जब आप छोटे थे कंचे खेल रहे होगे मेरे ख्याल से, कुछ लोग अभी भी खेल रहे होगे कंचे। दोनों 5-5 कंचे को खो देते। क्या बोले? दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हो रहे हो, उसमें से उसने 5-5 कंचे खो दी। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये तो सिर्फ प्रश्न है, हमें इसको हल नहीं करना, हमें सिर्फ समीकरण लाना है। कौन सा? द्विघात समीकरण। तो पहले तो प्रश्न को आधा आधा बांट देते तो पता चलेगा कैसे हल करना है। तो पहला तो किसकी बात हो रही? जॉन और जीवंती। तो पहली लाइन क्या बोली? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 43 कंचे। तो मैं क्या करूंगा? किसी एक के बराबर मान लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मान लो कि जॉन के पास, मेरे पास दोनों की संख्या नहीं लेकिन एक का मान सकता हूं। तो जॉन के पास माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x ले लेते हैं। अब पूरा वाक्य पढ़ो। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45, यानी कि जॉन के कंचे प्लस जीवंती के कंचे की संख्या कितनी है? दोनों के मिलाकर 45 है। तो ये जॉन के कंचे कितने हैं मेरे पास? जॉन के कंचों की संख्या मेरे पास x है, तो मैं इसकी जगह x लिख दिया जॉन की जगह। अब मेरे को जीवंती की कंचों की संख्या ज्ञात करनी, तो जीवंती के कंचे क्या हो जाएगा? x उस तरफ जाएगा ना, तो जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या, तो कुल कितने हैं? 45। उसमें से जॉन के माइनस कर दिए, कितने? x इस तरफ है, यानी कि x, तो बचे कितने? 45 माइनस x। वो किसके कंचे हो गए? जीवंती के कंचे। अब एक लाइन खत्म हो गई, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दोनों के 5-5 कंचों खो देते। क्या करते? 5-5 संख्या में कंचों खो देते। मान लो तो जॉन के पास कितने हैं? तो x में से -5। तो पहले एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जॉन के पास, अभी लिख देता हूँ, अभी जॉन के पास कितने हो जाएंगे? x में से 5 खो दिए उसने। उसी तरह जीवंती भी 5 खो देगी। तो कितने में से? जिसकी संख्या उसके पास थी, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे? तो 45 माइनस x तो था ही, उसमें से 45 माइनस x तो था, उसमें से भी 5 और चले गए। अब देखो नंबर वाले को साथ में लिख देते, 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x। अब आगे पढ़ते हैं। अब मेरे पास जॉन की संख्या कितनी होगी? x माइनस 5, और जीवंती के कंचों की संख्या कितनी होगी? 40 माइनस
एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी कि ये गुणा ये, जॉन गुणा जीवंती का कंचों की संख्या है। तो जॉन का कितना है, तो x माइनस 5, और जीवंती का कितना है 40 माइनस एक्स, उसका गुणनफल यानी गुणा किया कितना है 124 बराबर 124। तो ये हुआ हमारा समीकरण। लेकिन हमें द्विघात समीकरण चाहिए, यानी कि इसको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जैसे करते थे वैसे ही, x के साथ पूरा और -5 के साथ पूरा। तो x के साथ 40 माइनस एक्स और -5 के साथ 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इसको हल करेंगे तो 40 गुणा एक्स 40x, x गुणा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, 5 4 20 यानी कि 200 प्लस, अब देखो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x बराबर 124। अब इस तरफ देखो तो x वाले 2 बार है, और मैंने क्या बोला था, जब भी लिखो तो इसको आरोही क्रम में लिखो। तो माइनस एक्स स्क्वेयर आगे चला गया, एक्स स्क्वेयर वाला। अब x वाले की बारी, तो 40x है और 5x है, तो 40 और 5 प्लस में है, यानी कि 40 5 5 45x। अब माइनस 200 बराबर 124। अब 124 को भी इस तरफ ले आते है ना, तो 124 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, 124 इस तरफ आएगा तो माइनस 124 आएगा ना, प्लस है तो इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 45x, 200 और 124 माइनस माइनस प्लस हो, माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस ही रहेगा, और ये 324 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको भी और अच्छे से लिखना हो तो यहाँ पे माइनस है तो मैं अंदर माइनस डाल दूंगा तो सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे, यानी कि -1 से गुणा कर दो, ऐसा ही कहा जाए तो और अच्छा लगेगा। बाकी ये भी द्विघात समीकरण ही है, और माइनस से साथ गुणा कर रहा है तो मैंने एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा 45x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया कौन सा, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू c, जो हमारा द्विघात समीकरण का कौन सा रूप था, मानांक रूप हो गया, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण 1 का दूसरा, एक कुटीर उद्योगकार एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में के निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 की थी, तो हमें उस दिन के निर्माण एवं खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। अब निर्माण खर्च भी ज्ञात करना और खिलौनों की संख्या भी ज्ञात करनी। तो हमें तो कुछ दिया ही नहीं है, खिलौनों की संख्या भी नहीं दी है, तो पहले तो मान लेते हैं कि खिलौनों की संख्या कितनी है। तो माना कि उस दिन बनने वाले निर्मित यानी कि निर्मित खिलौनों की संख्या इक्वल टू x। अब हमें तो कुल खर्च भी ज्ञात करना है, तो खिलौनों की संख्या गुणा एक खिलौनों की प्राइस ज्ञात करेंगे और उन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल मिल जाएगा। लेकिन हमें तो एक खिलौनों की संख्या x मान ली, अब खिलौनों की संख्या का मूल्य भी पता होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो दूसरी लाइन पढ़ते, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से घटाने से के बराबर होता है। क्या बोला है कि घटाने से, तो एक दिन में लागत, तो एक उस दिन प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत यानी कि कितना कुल खर्च हुआ, तो कितना बोला है उसने कि 55 में से एक दिन का
खिलौने जितने बने उतने निकाल देने। तो 55 लिख दिया। एक दिन में कितने खिलौने बने, तो हमने बोला कि कितना माना था x, यानी कि एक दिन के खिलौने की संख्या -x के बराबर होता है। तो ये दूसरी लाइन भी हमने यहाँ तक पढ़ ली, तो ऐसा मिला कि 55 - x। अब ये तो हुआ कि प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत। अब कुल संख्या भी रुपए में चाहिए ना, यानी कि दिन के कुल निर्माण लागत, इसके दिन कुल निर्माण लागत बराबर, यानी कि दिन में कुल कितने बने तो x, प्राइस कितनी है तो प्रत्येक खिलौनों के निर्माण में कितनी प्राइस लगी तो 55 - x। ये तो कैसा हुआ कि हमें जैसे एक चॉकलेट की प्राइस पता है और दिन में कितनी चॉकलेट बनी, तो उनकी संख्या का गुणाकार करोगे तो कुल कितने पैसे लगे वही पता चल जाएंगे ना, वैसा ही है। तो कितने खिलौने बने, कुल कितने बने x, और इसमें लागत का खर्च कितना आया 55 - x, उसका गुणा किया, रुपए गुणा खिलौनों की संख्या, यानी कि कुल निर्माण लागत मिली, कुल संख्या निर्माण के लिए जितने भी मिली वो। अभी आगे की लाइन पढ़ते, किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपए की, यानी कि इसके बराबर कितना था 750, x 55 - x बराबर 750 रुपए की। अब इसको हमें द्विघात समीकरण में सिर्फ लाना है, क्योंकि हमने उदाहरण एक में बोला था कि इसको हल नहीं करना, द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम मेरा समीकरण जैसा तो बन गया, लेकिन द्विघात चाहिए, तो ये x को अंदर गुणेंगे तो 55 गुणा x क्या हो जाएगा 55x, x गुणा x माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये 750 ऐसे ही रहने देते। अब ये क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं, तो -x² प्लस 55x, 750 को इस तरफ ले आते हैं तो -750 हो जाएगा। अब ये माइनस वाला निकालना हो आपको, या ये भी द्विघात समीकरण ही है, तो इसको माइनस वाला निकालना हो तो -1 से गुणा कर देंगे पूरा समीकरण को। -1 से गुणा करो तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो x² माइनस 55x प्लस और माइनस माइनस हो गया ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 750 = 0। तो ये हो गया उस दिन के निर्माण का द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण से आप हल भी कर सकते हो, जो 3 रीत है। हम आगे के हर एक वीडियो में तीनों रीत शांति से समझेंगे और सभी उदाहरण भी करेंगे। उदाहरण 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या जांच करना है, द्विघात समीकरण दिया है, वो हमें एक एग्जांपल दिए है सारे 1 2 3 4। अब उनमें से हमें जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला x - 2 होल टू स्क्वायर प्लस 1 = 2x - 3। तो x - 2 होल टू स्क्वायर, तो ये होल टू स्क्वायर शब्द आया, यानी कि 2x - 2, तो ये तो हमारा कौन सा समीकरण था, a - b होल टू स्क्वायर जैसा ही हो गया ना। तो उसका आंसर क्या था a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमारा x - 2 है, a - b की जगह, तो x - 2, तो a बराबर क्या हो गया x और b बराबर 2, तो उसको रखते हैं a², यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a की जगह हमारा x है और b की जगह क्या है हमारा 2 है, तो b की जगह रखा मैंने 2 प्लस क्या है b², यानी कि -2 का स्क्वायर। अब +1 तो था हमारा = 2x - 3, इसको ऐसे ही रहने देते। अब इसका करेंगे तो x², 2 गुणा 2 4x, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और माइनस का वर्ग भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1 बराबर 2x - 3 x² माइनस 4x, 4 और 1 5 हो गया। अब क्या करते हैं, 2x को इस तरफ ले आते हैं, तो -2x
उसके बाद 3 को भी इस तरफ ले आते हैं, -3 इस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरफ कुछ नहीं बताया इसलिए 0। अब x वाले को x वाले के साथ और पहले आरोही क्रम में ही लेंगे तो x² ऐसे ही रहा। अब x वाले के साथ -4x -2x, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, यानी कि 4 और 2 6x और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सी है 4, अब 4 माइनस हो गए। अब +5 +3, 5 और 3 8 हो गए, 8 इक्वल टू 0। अब हमें तो क्या चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c क्या है, वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a नॉट इक्वल टू 0 है, a x² के आगे 1 यानी कि a b है, b भी है और c भी है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। उसी तरह दूसरा उदाहरण 2 का दूसरा, x काउंस में x+1 + 8 बराबर x+2 x-2। अब यहाँ पे देखो ये अंदर गुणा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अंदर गुणा के, तो ये हो जाएगा x गुणा x², x गुणा 1 + x और +8, इसको ऐसे ही रहने देते। अब इस तरफ ध्यान से देखो, एक बार और प्लस और एक बार माइनस, तो हमने आपको दोनों मैंने लिखा है कि नहीं आता है सूत्र तो एक के साथ पूरा दूसरे के साथ पूरा ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें सूत्र आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे। कौन सा सूत्र, एक बार प्लस यानी कि a माइनस बी उसमें a + b, यानी कि उसका आंसर क्या आता है, a² - b²। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो a माइनस बी, a की जगह हमारा क्या है x, यानी कि x² माइनस b², माइनस का चिन्ह, और b क्या है हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग। तो ये हो गया x² + x + 8। अब इस तरफ x² माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। अब पहले एक काम करते हैं, पहले 4 को इस तरफ ले आते हैं, x² + x + 8 माइनस 4 इस तरफ है, यानी कि +4 इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं, x² रहने दिया ना हमने, x², तो 8 और 4 12, x² + x, अब माइनस x² वो भी इस तरफ ले आते हैं, यानी कि माइनस हो जाएगा -x²। अब इस तरफ कुछ नहीं बताया, यानी कि 0। अब देखो -x² चला गया, तो बचा क्या है, x + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x + 12 इक्वल टू 0 है, लेकिन हमारा द्विघात समीकरण का मानांक रूप तो क्या है, ax² + bx + c है इक्वल टू 0। तो ऐसा तो लिख नहीं रहा, यानी कि इसलिए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत इजी है मेरे। अब बात करें प्रश्न 2 का तीसरा, क्या है, x काउंस में 2x + 3 इक्वल टू x² + 1। तो ये अंदर गुणा हो जाएगा x का, तो 2x गुणा x यानी कि 2x², 3 गुणा x + 3x, और इस तरफ है क्या है, x² + 1। अब इसको x² और +1 को इस तरफ ले आते हैं, तो 2x² + 3x, x² इस तरफ है यानी कि -x², और +1 इस तरफ है यानी कि +1 इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा यानी कि। अब x² वाले को x² वाले के साथ 2x² - x² + 3x + 1 इक्वल टू 0। अब 2x² में से एक x² चला गया, यानी कि बचा क्या, सिर्फ 1x², यानी कि x² भी लिख सकता हूँ, x² + 3x + 1 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण है या नहीं वही चेक करना। तो द्विघात समीकरण का मानांक रूप कौन सा है, तो ax² + bx + c इक्वल टू 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c रियल नंबर यानी कि
कौन से वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये ऐसा ही दिख रहा है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। उदाहरण 2 का 5वां, x प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ पे देखो x प्लस टू क्यूब है, क्यूब यानी कि हमें इसको 3 बार लिख के भी हल कर सकते हो, वो लंबा हो जाएगा। आपको समीकरण याद है तो समीकरण भी प्रयोग कर सकते हो। तो हमने कौन सा सूत्र याद रखा था, x प्लस टू क्यूब का, यानी कि इसका क्या हो जाए x प्लस वाई क्यूब वाला सूत्र हो गया ना। x प्लस वाई क्यूब का सूत्र क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy काउंस में x प्लस वाई, अथवा इसको ऐसे भी लिख देते हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 अंदर गुणा करके भी आंसर मैंने बोला था कि इस तरह भी आ जाता है 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। तो हम इसी का प्रयोग इसमें करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस टू है हमारे पास, तो x की जगह तो x ही है, सिर्फ y की जगह 2 रखना है। समझ में आ गया ना। तो आंसर लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, वाई की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर यानी कि 2 का सॉरी एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह तो एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, और इंटू वाई, वाई की जगह 2 रख दिया। और यहाँ पे 3 एक्स की जगह एक्स ही है, वाई की जगह हमारे पास 2 का स्क्वेयर। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे 3x² वाई यानी कि 3 2 6 और x स्क्वेयर 6x² प्लस यहाँ पे देखो 3 2 6 सॉरी यहाँ पे 3 2 6 मत करो क्योंकि 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 ताली 12x। तो इसका आंसर क्या है, एक्स क्यूब प्लस आरोही क्रम में लिखो 6x² प्लस 12x प्लस 8। कहाँ से आया समझ में आ गया, ये याद रखना। और इस तरफ है एक्स क्यूब माइनस 4। कुछ लोग क्या करेंगे, उदाहरण स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे क्यूब है यानी कि आएगा ही नहीं, लेकिन इसको हल करके तो देखो क्यूब निकल जाए। तो अब देख दो यहाँ पे क्यूब है, इस तरफ भी क्यूब है, एक काम करते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, इसको हल करके आया। अब एक्स क्यूब को इस तरफ लाएंगे और -4 को इस तरफ लाएंगे तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब एक बार माइनस एक बार प्लस, ये तो कट गया, तो बचा क्या 6x² प्लस 12x फिर 8 और 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। तो ये तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर हो गई, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण है। अब इसको और अच्छे से लिखना हो, द्विघात समीकरण और अच्छे से लिखना हो, तो यहाँ पे देखो 6 है 12 है 12 है, तो ये 6 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे 6 कॉमन निकालू मैं इन सब में से, तो बचेगा क्या x², तो ये 6 2 12 6 निकल गया, यानी कि बचा क्या 2x। यहाँ पे भी 12 है 6 2 12 6 निकल गया, यानी कि बचा क्या 2। तो x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम इसका आगे कैसे हल होता है वो देखेंगे। उदाहरण 2 का 5वां, x प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ पे देखो x प्लस टू क्यूब है, क्यूब यानी कि हमें इसको 3 बार लिख के भी हल कर सकते हो, वो लंबा हो जाएगा। आपको समीकरण याद है तो समीकरण भी प्रयोग कर सकते हो। तो हमने कौन सा सूत्र याद रखा था, x प्लस टू क्यूब का, यानी कि इसका क्या हो जाए x प्लस वाई क्यूब वाला सूत्र हो गया ना। x प्लस वाई क्यूब का सूत्र क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy काउंस में x प्लस वाई, अथवा इसको ऐसे भी लिख देते हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 अंदर गुणा करके भी आंसर मैंने बोला था कि इस तरह भी आ जाता है 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। तो हम इसी का प्रयोग इसमें करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 है हमारे पास, तो x की जगह तो x ही है, सिर्फ
y की जगह 2 रखना है। समझ में आ गया ना? तो आंसर लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, y की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर यानी कि 2 का सॉरी एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह तो एक्स स्क्वेयर ही रहेगा और इंटू वाई की जगह 2 रख दिया और यहाँ पे 3 एक्स की जगह एक्स ही है, वाई की जगह हमारे पास 2 का स्क्वेयर। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे 3 एक्स स्क्वेयर वाई यानी कि 3 2 6 और एक्स स्क्वेयर 6 एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे देखो 3 2 6 सॉरी यहाँ पे 3 2 6 मत करो क्योंकि 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 ताली 12 एक्स, तो इसका आंसर क्या है एक्स क्यूब प्लस आरोही क्रम में लिखो 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 8। कहाँ से आया समझ में आ गया, ये याद रखना। और इस तरफ है एक्स क्यूब माइनस 4। कुछ लोग क्या करेंगे, उदाहरण स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे क्यूब है यानी कि आएगा ही नहीं, लेकिन इसको हल करके तो देखो क्यूब निकल जाए तो। अब देख दो यहाँ पे क्यूब है, इस तरफ भी क्यूब है, एक काम करते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 8, इसको हल करके आया। अब एक्स क्यूब को इस तरफ लाएंगे और -4 को इस तरफ लाएंगे तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक्स क्यूब एक बार माइनस एक बार प्लस, ये तो कट गया तो बचा क्या 6x स्क्वेयर प्लस 12x फिर 8 और 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। तो ये तो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण है। अब इसको और अच्छे से लिखना हो, द्विघात समीकरण और अच्छे से लिखना हो तो यहाँ पे देखो 6 है 12 है 12 है तो ये 6 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे 6 कॉमन निकालू मैं इन सब में से तो बचेगा क्या एक्स स्क्वेयर, तो ये 6 2 12 6 निकल गया यानी कि बचा क्या 2x। यहाँ पे भी 12 है 6 2 12 6 निकल गया यानी कि बचा क्या 2, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम इसका आगे कैसे हल होता है वो देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।